पर मैं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग फिर उपस्थित हैं प्रहार बैच में, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत ओशनिक करंट या महासागरीय धारा का अध्ययन करेंगे। महासागरीय धाराओं से लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन बन रहा है कि कौन सी धारा आखिर में किस महासागर की है। दूसरा इस यहाँ पे जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि कौन सी महासागरीय धाराएं गर्म हैं या कौन सी महासागरीय धाराएं ठंडी हैं। तो दोनों प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रयास करेंगे कि सभी महासागरीय धाराओं को आपके साथ डिस्कस किया जाए एक बेहतरीन तरीके से, एक बेहतरीन अंदाज में। सबसे पहले आते हैं, सबसे समझते हैं कि महासागरीय धारा है क्या और इसके आधार पर हम सभी महासागरीय धाराओं को समझते हैं। यदि हम महासागरीय धाराओं के संदर्भ में बात करें, ओशनिक करंट के बारे में बात करें, दिस इज ओशनिक करंट। ओशनिक करंट जब हम पढ़ते हैं, जब हम महासागरीय धारा पढ़ते हैं तो समझिएगा एक एक बिंदु को। महासागरीय धारा जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही उठता है कि महासागरीय धारा है क्या। महासागरीय धारा जैसे आपने देखा होगा, जब आपने महासागर के आसपास गए होंगे, चीज़ों को देखा होगा, तो वास्तव में महासागरीय धारा से जो मीनिंग होती है, जो तात्पर्य होता है, वो जलराशियों का एक निश्चित दिशा में वर्ष भर एक बृहद दूरी तक मूवमेंट। मीन्स एक शब्द में कहें तो हम कह सकते हैं जलराशियों का क्षैतिज विस्थापन। महासागर ये धारा से तात्पर्य यदि बात किया जाए तो हम कहेंगे कि जलराशियों का क्षैतिज विस्थापन। क्या शब्द कहेंगे? जलराशियों का क्षैतिज विस्थापन। कैसा विस्थापन है? क्षैतिज विस्थापन। अब पॉइंट को समझिए, जलराशियों का क्षैतिज विस्थापन। अब ये क्षैतिज विस्थापन क्या एक छोटे समय के लिए होता है या वर्ष भर होता है, एक छोटी दूरी में होता है या बृहद दूरी में होता है? तो ये सारी बातों को इंक्लूड करोगे। तो जैसे हमने कहा, जलराशियों का क्षैतिज विस्थापन जो एक नियत दिशा में बृहद दूरी तक संचरित होता है, जो एक बृहद दूरी तक आप देखोगे होता है, जो एक नियत दिशा में बृहद दूरी तक संचरित होता है। इसी को हम जलराशियां कहते हैं। एक बात और यहाँ पे, वास्तव में जलराशियों के जब हम प्रकार की बात करते हैं, महासागरीय धाराओं के प्रकार पर हम जब डिस्कस करते हैं तो महासागरीय धाराओं को हम दो आधारों पर डिवाइड करते हैं। एक पहला डिवीजन जो हमारा होता है वो होता है वेग एवं आयतन के आधार पर, जिसे हम चार भागों में डिवाइड करते हैं। ड्रिफ्ट क्या होता है, चैनल क्या होता है, करंट क्या होता है। बात समझ रहे हो? ड्रिफ्ट क्या होता है, करंट क्या होता है, चैनल क्या होता है। जब हम तापमान के आधार पर देखते हैं तो एक गर्म जलराशियां या गर्म महासागरीय धाराएं, वार्म ओशनिक करंट एंड देन कोल्ड ओशनिक करंट। तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले वेग एवं आयतन के आधार पे, जो कि आपके प्रीलिम्स के लिहाज से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, कि सबसे पहला हम बात करते हैं ड्रिफ्ट, करंट, स्ट्रीम और चैनल। जब हम बात करते हैं यहाँ पे टेम्परेचर के आधार पर, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम तापमान के आधार पर यदि बात करें, मीन्स तापमान के आधार पर इसका हम डिवीजन देखते हैं। टेम्परेचर के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर के आधार पर हम देखें तो इसका विभाजन हम दो पर, एक वार्म ओशनिक करंट, एक होता है वार्म ओशनिक करंट। वार्म ओशनिक करंट का मतलब होता है, हिंदी में इसे क्या नाम देते हैं? गर्म जलधारा, गर्म महासागरीय धाराएं, गर्म जलधारा। एंड देन यदि हम सेकेंड बिंदु पे बात करें, दिस इज कोल्ड ओशनिक करंट। दिस इज कोल्ड ओशनिक करंट। कोल्ड ओशनिक करंट जिसे हम हिंदी में शीत महासागरीय धारा या ठंडी महासागरीय धारा कहते हैं। ठंडी धारा, ठीक है, बस समझना है, महासागर में आप सब समझ रहे हैं। दिस इज वार्म ओशनिक करंट और देन कोल्ड ओशनिक करंट। सबसे एक जो साधारण बुक में दिया रहता है, जो लोग एक तरीका निकालते हैं, तरीका ये होता है कि यदि जल राशियों का प्रवाह, यदि जलधाराएं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जा रही है
तो उसे गर्म जलधारा कहते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं, वो फाउंडेशन कोर्स में हम आपको बताएंगे कि आखिर में इसका रीजन क्या होता है। लेकिन हाँ, प्रीलिम्स के लिहाज से ये जुगाड़ बहुत अच्छा होता है। क्या है कि वे जलधाराएं जो निम्न अक्षांश से लो लेटीट्यूड टू हाई लेटीट्यूड, जैसे हम एक यहाँ पे आपके सामने एक विकल्प रखेंगे, जैसे 10 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, ध्यान समझिएगा। देन इसी संदर्भ में 10 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री, ध्यान समझिएगा। मैं दो विकल्प, यहाँ पे एक ऐसी स्थिति आप देखो, ये जलधाराएं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर प्रवाहित हो रही हैं, चाहे वो क्यों ना हो, उच्च अक्षांशों में ही प्रवाहित हो रही हैं। देखो जलधाराएं 60 से 80 के बीच प्रवाहित हो रही हैं। ओशनिक करंट 60 से 80 के बीच प्रवाहित हो रही है, उच्च अक्षांशों में प्रवाहित हो रही है, लेकिन फिर भी ये क्या है, वार्म ओशनिक करंट है। क्यों? क्योंकि जलधाराओं का प्रवाह लो लेटीट्यूड टू हाई लेटीट्यूड्स है। दिस इज जो भी है आप देख रहे हैं, दिस इज इसे हम कहते हैं वार्म ओशनिक करंट। वार्म, यहाँ पे हम इसे क्या नाम देते हैं, वार्म ओशनिक करंट कहते हैं, वार्म ओशनिक करंट कहते हैं। दूसरी स्थिति ये होती है, यदि हम मान लेते हैं यहाँ पे कि ऐसी स्थिति होती है जैसे ये जलधाराएं ऐसे ही देखिए ऐसे प्रवाहित हो रही हैं, मीन्स हाई लेटीट्यूड टू, यहाँ पे जलधाराएं हाई, यदि आप देख रहे हो हाई लेटीट्यूड टू लो लेटीट्यूड्स, यदि इसके बीच प्रवाहित हो रही है, लो लेटीट्यूड के बीच प्रवाहित हो रही है, तो इसे हम कहते हैं दिस इज कोल्ड ओशनिक करंट। कोल्ड ओशनिक करंट, भले ही वो जलधारा क्यों ना वो ट्रॉपिक जोन में हो। जैसे आप देख रहे हो, ये हम एक थोड़ा सा और इसमें हम एक और अक्षांश बना देते हैं, दिस इज मान लेते हैं 30 डिग्री। यदि हम 30 डिग्री के संदर्भ में बात करते हैं तो 30 डिग्री में देखिए जलधाराएं उस अक्षांशों में 30 से 10 डिग्री के मध्य प्रवाहित हो रही है, 30 से 10 के बीच प्रवाहित हो रही है, उस ट्रॉपिकल रीजन में है, लेकिन जलधारा फिर भी क्या है, ठंडी है। क्यों? क्योंकि ये उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश में। मतलब बात ये है कि यहाँ पे देखोगे गर्म जलधारा वे धाराएं होती हैं जो लो लेटीट्यूड टू हाई लेटीट्यूड मूव करती हैं, लो लेटीट्यूड टू हाई लेटीट्यूड की ओर मूव करती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है जो हाई लेटीट्यूड टू लो लेटीट्यूड की ओर मूव करती हैं, इसे हम क्या नाम देते हैं, कोल्ड ओशनिक करंट कहते हैं। मींस तापमान के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर, तापमान के आधार पर हम बात करें तो महासागरीय ओशनिक करंट इज टू टाइप्स, दो प्रकार की होती हैं। दिस इज कोल्ड ओशनिक करंट एंड देन आफ्टर, यदि हम बात करें तो कोल्ड ओशनिक करंट। यदि जलधाराओं का प्रवाह, यदि फ्लो ऑफ ओशनिक करंट इज लो लेटीट्यूड टू हाई लेटीट्यूड, तो हम कहेंगे दिस इज वार्म ओशनिक करंट, एंड हाई लेटीट्यूड टू लो लेटीट्यूड्स के बीच हो रही तो उसे हम कहेंगे कोल्ड ओशनिक करंट। बहुत छोटी सी बात है, बस समझ रहे हो। अब इसी आधार पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आप क्या करते हो, कहते हो हम तो अब नहीं कर पाएंगे। आइए हम लोग समझते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु ये है, आप देख रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे सामने कि महासागर। अब देखिए यदि फाउंडेशन कोर्स में जरूरी हो जाता है महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक, मेंस में क्वेश्चंस आया है। मेंस का क्वेश्चंस था बेटा कि महासागरीय धाराएं क्या हैं, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करो। प्रीलिम्स में भी बन सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन यदि प्रीलिम्स में बनेगा तो फैक्टर वाइज बनेगा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए सीधी सी मैं यहाँ लिखाऊंगा नहीं, आप लोग वैसे ही थोड़ा सा देख लीजिए। महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारकों में बात करें तो सबसे पहले होगा गुरुत्वाकर्षण बल, कोरेलिस फोर्स, इकमैन स्पाइरल लॉ, ठीक है, ये सभी बात आप लिखोगे। इकमैन स्पाइरल लॉ, तापमान में अंतर, लवणता में अंतर, प्रचलित पौने, वायु दाब, ये सभी क्या हैं, महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती हैं। आप लोग नोट डाउन करोगे। अब यहाँ पे वास्तव में जो हमें पढ़ना है वो 3 महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ना है। एक होता है प्रशांत पैसिफिक ओशनिक करंट के बारे में, प्रशांत महासागरीय धाराओं के बारे में पढ़ना है। सेकेंड इज इंडियन ओशनिक करंट या हिंद महासागरीय धाराओं पे पढ़ना है। और तीसरा
पैसिफिक अटलांटिक ओशनिक करंट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अटलांटिक ओशनिक करंट के बारे में। अटलांटिक यहाँ पे यदि हम बात करें तो देखो अटलांटिक ओशनिक करंट, अटलांटिक ओशनिक करंट बेटा बहुत ध्यान से समझना है आपको। वह सिर्फ इतना मान के चलेगा, इसी फिगर से आपको याद रखना है। हम यहाँ पे केवल एक ही यहाँ पे लेते हैं, दिस इज 0 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री। बस हम इसको आधार मानते हैं और इसी को आधार मान के थोड़ा सा हम और इसको नीचे कर लेते हैं। हम इसको मैप से बना देते हैं तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा। इसको हम मान लेते हैं ये है 0 डिग्री, इसको हम मान लेते हैं ये क्या है 0 डिग्री, ठीक है। ओके, दिस इज 0 डिग्री, ये हमने मान लिया ये 0 डिग्री है। अब ध्यान समझिएगा, आपको बिल्कुल रटना नहीं है। एनी हाउ आपको महासागर, यदि कोई कहता है महासागरीय धाराओं को रट लो, तो नहीं, रटना नहीं है। रटने का मतलब है दिक्कत। यहाँ पे सबसे पहले ये बात तो आपको जानकारी है कि व्यापारिक पौने जो यहाँ पे ट्रेड विंड्स चलती हैं वो 30-35 से 5 डिग्री या विषुवत की ओर चलती हैं, ये तो जानकारी है आपको। यहाँ पे यदि हम बात करें तो ऐसे पौने चलती हैं, ऐसे कुछ पौने चलती हैं मेरे प्यारे दोस्त, समझना बेटा, ये ऐसे समझना है, ऐसे चलती हैं पौने, व्यापारिक पौने ऐसे चलती हैं। दिस इज ट्रेड विंड, ये ट्रेड विंड है। ध्यान समझिएगा। कहोगे सर पढ़ा रहे हैं धारा, और एक मूवी आपने देखा होगा तिरंगा, लास्ट में कहते हैं, लास्ट में गब्बर कहता है, क्या कहता है कि खड़े हैं बारूद की ढेर पर और पी रहे हैं पाइप, मतलब शान में कोई कमी नहीं। तो पढ़ रहे हैं महासागरीय धारा और बता रहे हैं ट्रेड विंड के बारे में। हाँ बिल्कुल बेटा, ये आपको नॉर्मल बुक में नहीं मिलेगी, मैं पहली बार बता रहा हूँ। ये चलती है ट्रेड विंड। एकमैन महोदय ने बताया, ध्यान समझिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। एकमैन महोदय ने बताया कि व्यापारिक पौनों से 45 डिग्री की कोणीय दशा पे, जैसे ये व्यापारिक पौने हैं तो इससे 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हो गया। व्यापारिक पौनों से 45 डिग्री की कोणीय दशा पे, दिस इज 45 डिग्री, 45 डिग्री। ध्यान समझ रहे? तो क्या कहेंगे, एकमैन महोदय कहते हैं कि व्यापारिक पौनों से 45 डिग्री की कोणीय दशा पे जलधाराएं विषुवत के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये मिटेगा भी नहीं है, नहीं मिटेगा, चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से आप देखोगे पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा? हमने कुछ नहीं कहा, जो भी कहा हो एकमैन महोदय ने कहा है। क्या कहा है? कि व्यापारिक पौनों से 45 डिग्री की कोणीय दशा पर विस्थापित होकर के 45 डिग्री की कोणीय दशा पे विस्थापित होकर के जलधाराएं विषुवत के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जिसे हम उत्तरी विषुवतीय धारा कहते हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कहते हैं या उत्तरी विषुवतीय धारा कहते हैं। ये ब्राजील, यहाँ पे आप देखोगे है ब्राजील, ब्राजील है, ब्राजील के तट पर इकट्ठा होती हैं। जैसे ऐसे समझिए, ऐसे समझना है कि यहाँ से ऐसी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं, ब्राजील के तट से टकराती हैं। अब जब जैसे जलधारा आपने देखा होगा, जलधाराएं जब प्रवाहित होती हैं अचानक टकराती तो वापस लौटती हैं, तो यहाँ से टकराई फिर वापस लौटी, तो उस टकरा करके इसकी कुछ राशि क्या होती है, इसकी कुछ राशियां उत्तर की ओर विस्थापित होती हैं। ये उत्तर की ओर इसकी कुछ राशियां पीछे लौट जाती हैं, और जिसे हम क्या नाम देते हैं, चूंकि ये उत्तरी विषुवतीय धारा है, तो इसे चूंकि विषुवत धारा के ठीक विपरीत में है। जैसे विषुवतीय धारा कहाँ, पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है, मीन्स विषुवत का ठीक अपोजिट, तो इसे हम कहेंगे प्रतिविषुवतीय धारा। क्या कहेंगे इसे? प्रतिविषुवतीय धारा कहते हैं, प्रतिविषुवतीय धारा कहते हैं, ठीक है, प्रतिविषुवतीय धारा कहते हैं। अगला पॉइंट समझो, यहां से इसकी एक शाखा जो है, इसकी एक शाखा वो उत्तर की ओर मूव करती है, और यहाँ पे है कैरिबियन द्वीप, कैरिबियन द्वीप से टकराती है। टकराने के बाद जैसे एक शाखा उत्तर की ओर मूव की
और जैसे मूव करती है तो कैरिबियन द्वीप है, दिस इज कैरिबियन द्वीप। ये कौन सा द्वीप है? तो आप कहोगे कि सर ये तो कैरिबियन द्वीप है। तो कैरिबियन द्वीप से टकराती है और कैरिबियन द्वीप से टकराने कैरिबियन द्वीप से टकराती है। कैरिबियन द्वीप से टकराने के बाद ये दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है, दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इसकी एक शाखा मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है, जिसे हम केनी की धारा कहते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं? केनी की धारा कहते हैं। केनी की धारा ये कहाँ प्रवेश कर गई है? ये है इधर देखोगे, दिस इज मैक्सिको की खाड़ी। ये कौन सी खाड़ी है? आपका जवाब होगा कि सर मैक्सिको की खाड़ी है। इसकी एक शाखा कैरिबियन द्वीप से टकराने के बाद मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। अब जब मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है तो इसे हम केनी की धारा कहते हैं। इसे हम क्या नाम देते हैं? केनी की धारा कहते हैं। इसकी दूसरी जो शाखा है, इसकी सेकंड जो शाखा है जो पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है, उसे हम क्या नाम देते हैं? एंटिलीज की धारा कहते हैं। क्या नाम देते हैं? एंटिलीज की धारा, केनी की धारा एंड देन एंटिलीज की धारा। अब ध्यान समझिए, जो उत्तर की ओर ये संचरित की थी, किससे टकराई? कैरिबियन द्वीप से। कैरिबियन द्वीप से टकराने के बाद ये कितनी शाखाओं में विभक्त हो गई? दो। जो मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश की उसे केनी की धारा, और जो यहां से टकराई वो क्या हो गई? कहोगे कि सर एंटिलीज की धारा। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में दो प्रमुख नदियां हैं, मिसिसिपी और मिसौरी। आप लोग जानते हैं मिसिसिपी और मिसौरी नदियों ने इसे अध्यारोपित किया, और इस अध्यारोपण के बाद इसे अध्यारोपित किया, कहा तुम यहाँ से दो नदियाँ प्रवाहित है, एक मिसिसिपी, आपने नाम सुना होगा मिसिसिपी और मिसौरी, सुना है? मिसिसिपी और मिसौरी नदियाँ इसे प्रवाहित इधर लिखते हैं, क्योंकि नहीं तो उधर फिर जगह नहीं बचेगा, कैसे फिर लिखेंगे हैं? मिसिसिपी और मिसौरी नदी यहाँ पे प्रवाहित होती है, और प्रवाहित होने के बाद यहाँ से पुनः इसे दोनों धाराएं मिल जाती हैं, और जब ये धाराएं मिलती हैं तो अब जलधाराओं का प्रवाह ये कहाँ पे मिलती हैं? केप कैनरवल के पास मिलती हैं। केप कैनरवल से लेकर के और केप हेट्रस तक जलधाराएं ये प्रवाहित होती हैं फ्लोरिडा की धारा के रूप में। किस रूप में? फ्लोरिडा की धारा के रूप में। यह है केप कैनरवल से लेकर केप हेट्रस तक, दिस इज हेट्रस तक है। इसके बाद कोरिलिस बल के प्रभाव से, किसके प्रभाव से? कोरिलिस बल के प्रभाव से। एंड देन बात किया जाए तो पछुआ पवन के प्रभाव से ये दाहिनी ओर विस्थापित होना शुरू हो जाती है। ऐसे दाहिनी ओर विस्थापित होना शुरू हो जाती है, जिसे हम नाम देते हैं गल्फ स्ट्रीम की धारा। क्या नाम देते हैं? गल्फ स्ट्रीम की धारा। अब जब ये होती है तो इसके आयतन में वृद्धि होती है, वेग में कमी, जिसके कारण ये ईस्ट टू वेस्ट प्रवाहित होती हैं, ऐसे प्रवाहित होती हैं। जब इस प्रकार प्रवाहित होती हैं तो इसी को हम कहते हैं NAD, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। यहाँ पे ड्रिफ्ट शब्द का प्रयोग क्यों? क्योंकि जब ये टकराई तो इसके आयतन में वृद्धि हुई और वेग में कमी। जब जलधाराओं के आयतन में वृद्धि हो जाए और वेग में कमी हो जाए तो उसे हम ड्रिफ्ट कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे है ब्रिटिश द्वीप। ब्रिटिश द्वीप से टकराती है, टकराने के बाद ये त्रिशाखित हो जाती है। त्रिशाखित का मतलब क्या है? तीन शाखाओं में विभक्त होती है। कैसे कैसे? इसकी एक शाखा नार्वे, श्वेत सागर में नार्वे के रूप में चली जाती है। कहोगे वाओ, नार्वे की धारा हो गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा कहोगे कि दूसरा यहाँ पे देखोगे ग्रीनलैंड के नीचे हो जाती है, जिसे हम इरमिंगर की धारा कहते हैं। इसका क्या नाम है? हम यहीं पे लिख दें इरमिंगर की धारा कहते हैं। और तीसरा यदि हम बात करें तो यहाँ पे इसकी एक शाखा विस्के की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। दिस इज विस्के की खाड़ी। विस्के की खाड़ी है ये, विस्के की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है, और जिसे हम कहते हैं रैनले की धारा, जिसे हम क्या नाम देते हैं? रैनले की धारा कहते हैं। अब यहाँ पे जलतल उछवा जो कि फिर सीधा कहाँ पहुँच गई? अब विषुवत में, और जिसे हम कनारी की धारा कहते हैं, कनारी की धारा कहते हैं। और ये पूरा जो आपने देखा ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। ये कहाँ की धारा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। यहाँ पे एक और नदी है उत्तरी अटलांटिक महासागर में, जो कि बहुत जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ से डेविस जलसंधि से एक और जलधारा निकलती है जो कि ठंडी होती है, जिसे हम कहते हैं लेब्राडोर, जिसे लेब्राडोर कहते हैं। यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो कि लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम, यहाँ पे ऐसा कुछ, एक मिनट, थोड़ा सा ऐसा है,
ऐसे यदि बात करें, यहाँ पे यदि हम बात करें तो देन ऐसे बात करें तो ये एक और जलधारा है। ये जो जलधारा आप देख रहे हो दिस इज, ये है लेब्राडोर की धारा, और जो किससे मिल रही है, आपका जवाब होगा गल्फ स्ट्रीम से। और जब गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं तो प्लैंकटन का विकास होता है, जिसको खाने के लिए मछलियां आती, ये फिशिंग जोन का निर्माण हो जाता है। तो ये रहा आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा। याद तो नहीं करना पड़ेगा, ये तो स्थिति नहीं होगी, हम तो डूबे सनम तुमको भी ले डूबे सनम। जल्दी से बताओ याद हुआ या नहीं, यस या नो का जवाब दीजिए बेटा सभी लोग। हो गया ना, चलें तो अगला पॉइंट समझिए। नॉर्थ अटलांटिक में अब उत्तरी विश्वतीय धारा, पृथ्वी विश्वतीय धारा का यहाँ पे केनी की, देखिए केनी की धारा। अच्छा एक बात और समझो, अब हम समझ लेते हैं दक्षिणी प्रशांत महासागर की। यहाँ पे ठीक वही कंडीशन ऐसी प्रवाहित होती है, कौन, दक्षिण गोलार्ध की व्यापारिक पौने। फिर इस प्रकार इसे कहते हैं दक्षिणी विश्वतीय धारा। दक्षिणी विश्वतीय धारा सौराक अंतरी ब्राजील से टकराती, ब्राजील के समानांतर प्रवाहित होती है, जिसे हम कहते हैं ब्राजीलियन की धारा, जिसे हम क्या नाम देते हैं, ब्राजीलियन ओशनिक करंट, ब्राजीलियन धारा कहते हैं। इससे टकराने के बाद यहां से आप देखोगे, बहुत ध्यान से समझना है, ये ना हो कि हम सर समझ नहीं पाए, क्योंकि समझ ना पाने का हमारे पास बिल्कुल उपाय नहीं होगा, समझ रहे हो, क्योंकि हमें सब कुछ मंजूर है, लेकिन ये नहीं मंजूर होगा कि आप बाद में कहो कि सर समझ में नहीं आया, बस समझ रहे हो। देन यहाँ पे देखिए ब्राजील की धारा और यहाँ पे अंटार्कटिका के हिम पिघलन के फलस्वरूप प्राप्त होती है फॉकलैंड की धारा। यह है ब्राजीलियन धारा, ये है फॉकलैंड की धारा। और इस प्रकार ये दोनों पछुआ पवन के प्रभाव से ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने के बाद यहाँ पे वेंगुला के रूप में विश्वत में बेंगुला की धारा, यहाँ पे बेंगुएला की धारा के रूप में ऐसे प्रवाहित होती हैं। ठीक है, तो इस संदर्भ में आप देख रहे हो ये ऐसा मूवमेंट है, इसी को हम कहते हैं, ये रहा पूरा अटलांटिक महासागर की धारा। अब आप लोग कमेंट करो, उत्तरी विश्वतीय धारा गर्म है या ठंडी, गर्म। पृथ्वी विश्वतीय धारा गर्म है या ठंडी, गर्म। दक्षिणी विश्वतीय धारा गर्म है या ठंडी, तो गर्म। फिर ये बताओ केनी की धारा, बताओ निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जा रही है तो गर्म। यहाँ पे एंटिलीज निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर रही है तो देन गर्म। फ्लोरिडा यहाँ पे निम्न से उच्च की ओर जा रही है, गर्म। गल्फ स्ट्रीम निम्न से उच्च की ओर जा रही है, गर्म। यहाँ पे एनएडी गर्म। नॉर्वे की धारा देख रहे हो निम्न से उच्च में जा रही, गर्म। यहाँ पे इरविंगर की धारा वार्म, यहाँ पे वार्म। फिर आप देखो ये क्या है, उच्च अक्षांश से निम्न, तो दिस इज कोल्ड, यहाँ पे कोल्ड। देन कनारी देख रहे हो, कनारी के देख रहे हो कि दिस इज उच्च अक्षांश से निम्न, कनारी, तो आपका जवाब होगा कोल्ड। क्या होगा, कोल्ड। बात समझ रहे हो, वही फार्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे देखो निम्न है, ये देखोगे विश्वत है, विश्वत से उच्च अक्षांश की ओर आए, निम्न से उच्च गर्म। फिर ये फॉकलैंड आप देख रहे हो उच्च से अंटार्कटिका से आ रहा है तो देन कोल्ड। यहां से देख रहे हो बेंगुला की धारा उच्च अक्षांश से निम्न, दिस इज कोल्ड। हो गया याद। बताओ कठिन लगा किसी को, कोई ऐसा जिसको कठिन लगा हो, नहीं लगा होगा। चले तो ये इतना आपका रहा, आपके सामने जो महत्वपूर्ण रहा वो ये रहा है कि अटलांटिक ओशनिक करंट के बारे में। अब नॉर्थ एंड साउथ दोनों कौन सी, कैसे क्वेश्चन बनेंगे आप लोग समझ भी लीजिए। कौन सी जलधारा गर्म है, कौन सी ठंडी, कौन सी उत्तरी अटलांटिक की महासागर की धारा है, कौन सी दक्षिणी, तो ये सब कुछ आप याद रखोगे। अगला हम बात करेंगे इंडियन ओशन के संदर्भ में। समझिए बेटा, समझना है, समझना ही है, समझ रहे हो। आपको यदि समझे नहीं तो समझ लो सब बेकार हो जाएगा, ठीक है, समझे नहीं तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। दिस इज मेडागास्कर, मेडागास्कर। आइए हम लोग समझते हैं। वास्तव में बिंदु को समझिएगा बेटा, उत्तर ये है हिंद महासागर, दिस इज इंडियन ओशन है। ये हम इंडियन ओशन को पढ़ रहे हैं, इंडियन ओशन हिंद महासागर को पढ़ रहे हैं। हिंद महासागर में सबसे चुनौती बात ये होती है, जैसे आपने देखा कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में जलधाराओं का निर्माण होता है, उत्तरी हिंद महासागर में जलधाराओं का निर्माण नहीं होता। क्यों? क्योंकि मानसून का प्रभाव होता है। तो पहला फैक्ट इसका ये है कि उत्तरी हिंद महासागर में जलधाराओं का निर्माण नहीं होता। उत्तरी हिंद महासागर में आप लोग नोट डाउन कर लोगे, उत्तरी हिंद महासागर में, उत्तरी हिंद महासागर में जलधाराओं का निर्माण नहीं होता। सागर में जलधाराओं का निर्माण नहीं होता है, जलधाराओं का निर्माण नहीं होता, जलधाराओं का निर्माण नहीं होता है। क्या जवाब दोगे कि उत्तरी हिंद महासागर में,
उत्तरी हिंद महासागर में जल धाराओं का निर्माण नहीं होता। क्यों? मानसून का प्रभाव, मानसून का प्रभाव होता है। तो ये बातें अब हम लोग देखते हैं मानसून का प्रभाव, और इसी मानसून के प्रभाव से दक्षिणी गोलार्ध की विषुवतीय धारा अपनी नियत अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिण की ओर होती है। ये मानसून का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि दक्षिणी गोलार्ध की जो विषुवतीय धारा है, दक्षिणी गोलार्ध की विषुवतीय धारा अपने नियत अक्षांश से 10 डिग्री, अपने नियत अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिण की ओर, अपने नियत अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिण की ओर। तो अब मुझे बताओ ये कौन सी धारा है? दक्षिणी विषुवतीय धारा है, दक्षिणी विषुवतीय धारा है। ठीक है, ये दक्षिणी विषुवतीय धारा है, ध्यान समझिएगा। जब ये दक्षिणी विषुवतीय धारा दक्षिणी विषुवतीय हिंद महासागर की, जब ये मेडागास्कर के उत्तरी बिंदु से टकराती हैं, तो उत्तरी बिंदु से टकराने के बाद यहाँ पे देखोगे इसकी एक शाखा मोजाम्बिक चैनल में प्रवेश करती है। तो जो मोजाम्बिक चैनल में प्रवेश करती है इसे हम मोजाम्बिक की धारा कहते हैं। कौन सी धारा कहते हैं? मोजाम्बिक की धारा कहते हैं। यस या नो? दूसरा, जो मेडागास्कर के पूर्व से प्रवाहित होती है उसे हम कौन सी धारा कहते हैं? उसे हम कहते हैं, जो मेडागास्कर के पूर्व से प्रवाहित होती है उसे हम कौन सी धारा कहते हैं? तो यहाँ पे मेडागास्कर की धारा कहते हैं। यस या नो? दोबारा बिंदु को समझ लेते हैं, अब ध्यान समझिएगा, दोबारा बिंदु को समझ लेते हैं। उत्तरी हिंद महासागर में जलधाराओं का निर्माण नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उत्तरी हिंद महासागर में मानसून का प्रभाव होता है तथा दक्षिणी हिंद महासागर में विषुवतीय धारा अपने नियत अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिण में निर्माण होता है, जिसका कारण है यही मानसून। तो ये जब 10 डिग्री दक्षिण में, तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर जब दक्षिणी विषुवतीय धारा प्रवाहित होती है तो मेडागास्कर के उत्तरी बिंदु से टकराती है। टकराने के बाद जब ये टकराती है तो इसका कुछ भाग क्या होती है? वापस लौट जाती है। अब बताओ, विषुवत के लौटने को क्या कहते हैं? प्रतिविषुवतीय धारा कहते हैं। यस या नो? इसे क्या कहेंगे? प्रतिविषुवतीय धारा कहेंगे। मीन्स कहने का मतलब यह है कि हिंद महासागर में दक्षिणी विषुवतीय धारा का निर्माण होता है, प्रतिविषुवतीय धारा का निर्माण होता है, लेकिन उत्तरी विषुवतीय धारा का निर्माण नहीं होता है। लेकिन उत्तरी विषुवतीय धारा का निर्माण नहीं होता है, लेकिन नॉर्थ इक्वेटोरियल ओशनिक करंट का निर्माण नहीं होता है, जबकि एंटी इक्वेटोरियल ओशनिक करंट एंड सदर्न इक्वेटोरियल ओशनिक करंट का निर्माण होता है। देन एक बात, जब ये टकराती है तो टकराने के बाद दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। जो मोजाम्बिक चैनल में प्रवेश करती है उसे मोजाम्बिक की धारा, जो मेडागास्कर के पूर्व में प्रवाहित होती है उसे मेडागास्कर की धारा। ये दोनों जब मिल जाती है तो जल का प्रवाह अब उच्च से, जिसे हम अगुलहास की धारा कहते हैं, क्या नाम देते हैं? अगुलहास की धारा कहते हैं। और फिर उसके बाद पछुआ पवन के प्रभाव से ये ऐसे मूवमेंट करती हैं। और सबसे ध्यान है, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से टकराने के बाद, ये ऑस्ट्रेलिया से टकराने के बाद इस प्रकार जाकर के विषुवतीय धारा में मिल जाती हैं। तो जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ये बातें आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि गर्म जल धाराओं में दक्षिणी विषुवतीय धारा गर्म है या ठंडी? गर्म है। प्रतिविषुवतीय धारा गर्म है या ठंडी? गर्म है। मोजाम्बिक की धारा चूंकि निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर आ रही है, गर्म है या ठंडी? गर्म है। मेडागास्कर की धारा गर्म है या ठंडी? गर्म है। अगुलहास की धारा गर्म है या ठंडी? ठंड। ये पछुआ पवन प्रवाह है, इसका नाम है पछुआ पवन प्रवाह। तो पछुआ पवन प्रवाह गर्म है या ठंडी? ठंडी है। और दो, ये उच्च से निम्न की ओर आ रही है तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई की धारा ये कोल्ड ओशनिक करंट है या वार्म ओशनिक करंट है। तो आपका जवाब होगा कि यहाँ पे आपका जवाब होगा कि सर ये तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा चूंकि हाई लेटीट्यूड टू लो लेटीट्यूड की ओर मूव कर रही है तो इसके कारण इसे हम ठंडी जलधारा कहेंगे। और यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल ही सही सोच रहे हैं। तो हमने दो महासागरीय धाराओं का हमने अध्ययन कर लिया है। कौन कौन सा किया? जल्दी से बताओ,
कौन कौन सा हमने किया? एक इंडियन ओशन के बारे में और दूसरा अटलांटिक के पैसिफिक ओशन के बारे में देखते हैं। आइए हम लोग समझते हैं पैसिफिक के बारे में। पैसिफिक के बारे में भी सेम कंडीशन है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे यदि आपकी बात करें, तीसरा है पैसिफिक, प्रशांत महासागर। ये ऐसा है, दिस इज, यहाँ पे स्थिति ये है और हम मानते हैं ये 0 डिग्री है। ध्यान समझना है बेटा। उत्तरी विषुवतीय धारा वही स्थिति है कि व्यापारिक पवनों से 45 डिग्री कोणीय दशा पे विस्थापित होती है और जिसे हम नाम देते हैं उत्तरी विषुवतीय धारा। क्या नाम देते हैं? इसे हम उत्तरी विषुवतीय धारा कहते हैं। यस या नो बेटा, आप लोग बताओ। इंडोनेशियाई द्वीप से टकराती है। उत्तरी विषुवतीय धारा कहाँ से? मैक्सिको के तट से प्रवाहित होती है, फिलीपींस तट पर इकट्ठा होती है और ताइवान के पास ये 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पे यदि हम बात करें, ताइवान है और इस ताइवान के पास ये 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। ताइवान के पास ये 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती हैं। कैसे कैसे विभक्त होती हैं? एक शाखा, ध्यान समझिएगा, मजे की बात क्या है। प्रथम शाखा उत्तर की ओर मुड़कर क्यूरियोसियो धारा के रूप में रिक्यू द्वीप तक प्रवाहित होती है। रिक्यू द्वीप कहाँ का है? जापान। दूसरी प्रतिविषुवतीय धारा के रूप में, तो इस बात यहाँ पे ये भी बातें ध्यान देना है। आइए, यहाँ से ताइवान से, तो इस प्रकार यहाँ से ताइवान से जब विभक्त होती है इसकी एक शाखा आती है यहाँ तक 30 डिग्री अक्षांश तक, 30 डिग्री अक्षांश तक, 30 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड तक, और जिसे हम जल्दी से कमेंट करके बताओ आप लोग, इस धारा को हम किस नाम से जानेंगे? जल्दी से बताओ। अभी हमने नाम लिया है क्यूरोशियो की धारा। क्या नाम देंगे? क्यूरोशियो की धारा। क्यूरोशियो की धारा, क्यूरोशियो की धारा कहेंगे, क्यूरोशियो की धारा। अब ध्यान समझिएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जब आपने ये देखा कि जब ये 30 डिग्री तक प्रवाहित होती है, 30 डिग्री तक प्रवाहित होने के बाद इसकी एक शाखा मुड़ करके सुषिमा की धारा के रूप में जापान सागर में चली जाती है, जिसे हम सुषिमा की धारा कहते हैं। यदि हम बात करें तो इसकी एक शाखा यदि बात करें तो जापान सागर में चली जाती है, जिसे हम सुषिमा की धारा कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? सुषिमा की धारा कहते हैं। देन यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे देखते चलना है बहुत पॉइंट से। सबसे पहले उत्तरी विषुवतीय धारा, यहाँ पे आपने देखा दक्षिणी, यहाँ पे प्रतिविषुवतीय धारा, छोटी छोटी बातें हैं। फिर ताइवान के पास जाती हैं, इकट्ठा होती हैं, टकराती हैं, जिससे एक शाखा प्रतिविषुवतीय धारा के रूप में, दूसरी क्यूरोशियो की धारा में। क्यूरोशियो की धारा 30 डिग्री अक्षांश पे, एक शाखा 30 डिग्री अक्षांश पे अलग होकर के जापान सागर में पहुंच जाती है और जिसे हम कहते हैं सुषिमा की धारा। सुषिमा की धारा, अब यहाँ पे 30 डिग्री अक्षांश के बाद यही क्यूरोशियो की जो धारा है, ये क्यूरोशियो की धारा, ये आप देखोगे तो इस प्रकार मुड़ती है, जिसे हम नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट कहते हैं। क्या नाम देते हैं? जल्दी से कमेंट करो। नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट कहते हैं। और जब नॉर्थ पैसिफिक, तो ये यहाँ से अंततः आकर के नॉर्थ अमेरिका के तट से टकराती और नॉर्थ अमेरिका के तट से जाती, जिसे हम अलास्का की धारा कहते हैं। क्या नाम देते हैं? अलास्का की धारा कहते हैं। इसे हम एक और नाम देते हैं, एल्यूसियन की धारा भी बोलते हैं। एल्यूसियन की धारा, एल्यूसियन की धारा, ध्यान समझ से चलना बेटा, एल्यूसियन की धारा कहते हैं। एंड देन यदि हम बात करें तो यहीं से इसकी एक शाखा कैलिफोर्निया की धारा के रूप में, कैलिफोर्निया की धारा के रूप में ऐसे मूव कर जाती है, जिसे हम कैलिफोर्निया की धारा कहते हैं। कैलिफोर्निया की धारा कहते हैं। और यहीं पर एक धारा इसकी और आती है, जिसे हम आयोसियो की धारा के नाम से, जो बेरिंग जल संधि से होकर प्रवाहित होती है और 50 डिग्री अक्षांशों पे क्यूरोशियो और एल्यूसियन की धारा से मिल जाती है, उसे हम नाम देते हैं आयोसियो की धारा। तो इस प्रकार यहीं पे हम चूंकि स्पेस नहीं है तो आयोसियो यहाँ पे। देन यहाँ पे आप देख रहे हो कि इससे टकराती है, ये हो गया दक्षिणी विषुवतीय धारा। दक्षिणी टकराने के बाद इस प्रकार मूवमेंट करती है, जिसे हम पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा कहते हैं। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई की धारा कहते हैं। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई की धारा कहते हैं। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई की धारा, और इस प्रकार ये मूवमेंट करती है और मूवमेंट करने के बाद यहाँ पे, जिसे हम फिर इसके बाद टकराने के बाद साउथ अमेरिका से, जिसे हम विषुवत की उम्र जाती है, जिसे हम पेरू या हम बोल्ट की धारा कहते हैं। एंड देन आपका ये पूरा जो कंप्लीट हो चुका है। एक बार रिवीजन कर लीजिए सभी लोग, जैसे आपसे देखते हैं सभी लोग। उत्तरी विषुवतीय धारा गर्म है या ठंडी? गर्म है। प्रति विषुवतीय धारा गर्म है या ठंडी? गर्म है। क्यूरोशियो की धारा गर्म है या ठंडी? तो गर्म है। सुषिमा की धारा गर्म है या ठंडी? तो आपका जवाब होगा गर्म है। नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट गर्म है या ठंडी? तो गर्म है। एल्यूसियन की धारा गर्म है या ठंडी? तो गर्म है।
अलास्का की धारा गर्म है या ठंडी, तो गर्म है। कैलिफोर्निया की धारा गर्म है या ठंडी, तो ठंडी है। अब यहाँ पे एक और धारा है जो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो, उस धारा के रूप में यहाँ पे ऐसे बढ़ती है आयोसीओ की धारा। आयोसीओ की धारा ये क्या है, आयोसीओ की धारा ऐसे उच्च अक्षांशी, आयोसीओ की धारा ये ठंडी धारा है। ये क्या है, कोल्ड ओशनिक करंट है, कोल्ड ओशनिक करंट है। और एक ओखाटस्क सागर में ओखाटस्क की जलधारा बहती, ये भी ठंडी जलधारा है। दक्षिण विषुवतीय धारा गर्म है या ठंडी, तो गर्म है। एक मिनट यार, एक मिनट, ये क्या हो गया, एक मिनट भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट मेरे दोस्त, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, इस पॉइंट्स को समझेंगे। तो इस प्रकार यहाँ से हम बिंदुओं को समझेंगे कि क्या हो गया। तो यहाँ पे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा तो गर्म हो या ठंडी, पछुआ पवन प्रवाह ठंडी, पेरू की धारा या हम बोल्ट की धारा आप कहोगे कि ठंडी। तो ये रहा आपका पूरा, हमने जलधाराओं के बारे में आपके साथ डिस्कस किया। जलधाराएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स था और ये हमने पूरी तरीके से आपके साथ डिस्कस कर लिया है। एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कोरल रीफ के बारे में। कोरल रीफ जब हम चर्चा करते हैं बेटा, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है ये भी हम आपके साथ डिस्कस कर। कोरल रीफ होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं। वास्तव में कोरल एक जीव है, एक चूना शराबी जीव है। ये एक अचल जीव है, सूक्ष्म जीव है, बेलनाकार जीव है, बहुत सारी इसकी खासियत है। आइए हम उसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ये कोरल है। कोरल एक क्या है, आपका जवाब होगा, पॉइंट को समझते चलना बेटे, ये कोरल है। कोरल एक क्या है, तो कोरल एक सूक्ष्म, कोरल एक माइक्रो सूक्ष्म बेलनाकार, सिलेंड्रिकल बेलनाकार अचल जीव है। अचल समुद्री जीव है, समुद्री जीव है, ठीक है। बस इतना समझना है कि ये कैसा जीव है, तो सूक्ष्म है, बेलनाकार है, अचल जीव है, समुद्री है। अगला पॉइंट, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि ये जो आप देख रहे हो कोरल, ये कोरल सागरीय चूने को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। ये जो टेंटल्स होते हैं, यहाँ पे देखें, ये इसके टेंटल्स होते हैं, टेंटिकल्स जिसे हम कहते हैं, ये स्पर्शक होते हैं, टेंटिकल्स होते हैं स्पर्शक, ठीक है। टेंटिकल्स ये क्या निकले होते हैं, इसके टेंटिकल्स होते हैं। और इस स्पर्शकों के माध्यम से ये जो जीव है अपनी इसी टेंटिकल्स के माध्यम से अपने भोजन का 40% ये भोजन प्राप्त करता है। जैसे यदि इसकी खाने भूख है 10 रोटी की, तो 40% मतलब 4 रोटी। तो ये कोई देखा जाए तो साधु संत तो है नहीं कि भूखा रहेगा, तपस्वी तो है नहीं, इसे भोजन चाहिए ही चाहिए। आखिर में इस भोजन का जुगाड़ कहां से होता है वो भी हम बात करेंगे। तो ये अपने भोजन से कुल भोजन का ये अपने स्पर्शकों के टेंटिकल से कुल भोजन का 40% प्राप्त करता है। कुल भोजन का 40% ये अपने टेंटिकल्स के माध्यम से प्राप्त करता है। और अपनी त्वचा से, ध्यान समझिएगा बेटा, यहीं से अपनी त्वचा से ये चूने का स्राव करता है और चूने के स्राव के द्वारा एक मजबूत कवच का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, कवच का निर्माण करता है। और जिसे हम कहते हैं कोरल कप, जिसे हम क्या नाम देते हैं, कोरल कप कहते हैं। यदि आपके कभी एग्जाम में कोरल कप की बात आए तो क्या कहोगे कि कोरल अपनी त्वचा से, अपनी स्किन से चूने का स्राव कर एक मजबूत घर का निर्माण करता है, अपने लिए अपने एक मजबूत कवच का निर्माण करता है, और जिसे हम नाम देते हैं कोरल कप। और जब इस कोरल कप का ग्रुपिंग कर दिया जाए, समूहन कर दिया जाए, इस कोरल कप के समूहन को, कोरल कप के समूहन को हम कोरल रीफ कहते हैं। क्या नाम देते हैं, कोरल रीफ कहते हैं। देखिए एक एक पॉइंट को बेटा आपके एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी पर ध्यान देना है। देन ये जो कोरल है सूक्ष्म बेलनाकार तथा ये देखा जाए निडेरिया संघ का जीव है। यदि आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, ये निडेरिया संघ का जीव है। ये कैसा जीव है, निडेरिया संघ का जीव है। ये निडेरिया संघ का जीव है। अब दोबारा बिंदु को समझ लेते हैं कोरल के बारे में। कोरल क्या है, एक सूक्ष्म अचल बेलनाकार जीव है जो सागरीय चूने को, जो इसी टेंटिकल्स के माध्यम से अपने भोजन का 40% प्राप्त करता है। और अपनी त्वचा से, स्किन से, ये अपनी त्वचा से चूने का स्राव कर एक कोरल कप का निर्माण करता है, जिसके समूहन से कोरल रीफ का निर्माण होता है। अब अपनी टेंटिकल से ये भोजन का 40%। तो ये जो कोरल है, इस कोरल के लिए आवश्यक जो दशाएं होती हैं, टेम्परेचर जो होता है वो कितना होना चाहिए, 21 से 27 होना चाहिए। और सैलिनिटी जो है,
सैलिनिटी कितना होनी चाहिए? 31 से 37 प्रति हजार होना चाहिए। इससे मीन्स आप समझ लो, यदि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, यदि 21 से कम हुआ तो ये भी मर जाएगा, 27 से ज्यादा हुआ तो भी मर जाएगा। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ 21-22 लिखा है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान नहीं देना है। सैलिनिटी आपके एनसीईआरटी में 31-32 लिखा है, ठीक है, नहीं 31 से 37 प्रति हजार। इसी अब यहाँ पे देखो, बहुत ज्यादा हुआ तो भी मर जाएगा, बहुत कम हुआ तो भी मर जाएगा। महात्मा बुद्ध को मध्यम मार्ग, महात्मा बुद्ध को फॉलो कर रहा है। अब महात्मा बुद्ध को फॉलो करने वाला व्यक्ति मध्यम मार्गी होगा, मतलब टेम्परेचर। तो इसी अनुकूल दशाओं में एक शैवाल पाया जाता है, जिसका नाम है जूजेंथलाई। जिसका नाम क्या है? जूजेंथले पाया जाता है। ध्यान समझिएगा, यदि जूजेंथले है तो इसमें क्या होता है? आपका जवाब होगा क्लोरोफिल होता है, इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। अब सभी लोग मुझे कमेंट करके बताओ, यदि इसमें क्लोरोफिल उपस्थित है तो क्या फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेगा? फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेगा, भोजन का निर्माण करेगा। और ये क्या करेगा? क्योंकि ये धूसर रंग का होता है बेटा, धूसर रंग, क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए भोजन का निर्माण नहीं कर पाता। ये बेचारा भोजन का निर्माण नहीं कर पाता। इस कोरल के पास भोजन नहीं, लेकिन घर तो है। देख रहे हो, कोरल का कवच, भोजन तो नहीं है लेकिन घर तो है। इसके पास भोजन तो है लेकिन घर है नहीं है। ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं, सहजीवी संबंध बनाते हैं, और इस सहजीवी सिम्बायोटिक रिलेशन बनाते हैं, सहजीवी संबंध बनाते हैं, और जिसके माध्यम से ये जो कोरल है, ये इस जो शैवाल, जूजेंथले शैवाल है, इस शैवाल को अपनी ऊतकों में रख लेता है। और जैसे ही ऊतकों में रखेगा, ये जो धूसर कलर था ये कैसा हो जाएगा? कलरफुल हो जाएगा बेटा। जैसे आपकी जिंदगी अभी क्या होगी? धूसर रंग की होगी। आपकी जैसी जिंदगी में कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आ गया ना, क्या कहते हो? अरे भाई क्या बात है, आप मुस्कुराओगे। आपका दोस्त जिसके पास नहीं है वो कहेगा क्या बात है, कुछ तो बात है। मतलब बात कुछ नहीं है, जिंदगी में आ गया, जिंदगी क्या हो गई? कलरफुल हो गई। तो ये स्थिति होती है कोरल के बारे में। तो कोरल के बारे में आप इतनी जानकारी रखोगे। नेक्स्ट, इसके उत्पत्ति के लिए, यहाँ पे उत्पत्ति के लिए अनुकूल दशाएं की बात करें। बेटा अनुकूल दशाएं पूछा जा सकता है, तो अनुकूल जो दशाएं आप देखोगे, तो अनुकूल दशाओं के संदर्भ में बेटा केवल प्रीलिम्स के लेवल से हम बात करेंगे। यहाँ पे मेंस हम बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। ये बात मैं पहले ही बात कर रहा हूँ कि हम यहाँ पे मेंस की बात कर रहे हैं, केवल और केवल प्रीलिम्स की बात करें। अनुकूलन दशाओं के संदर्भ में तो सबसे पहले कि यहाँ पे देखा जाए तो मरे के अनुसार 65 मीटर की गहराई तक, मरे के अनुसार 65 मीटर की गहराई तक इनका अनुकूलन होता है, जहां तक प्रकाश सक्रिय होती है। दूसरा, यहाँ पे टेम्परेचर, तापमान कितना होना चाहिए? यहाँ पे दिस इज टेम्परेचर कितना होना चाहिए? आपका जवाब होगा 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और तीसरा, सैलिनिटी कितना होना चाहिए? जल्दी से आप लोग बताते चलोगे। अब आप लोग बताओगे 31 से 31 to 37 प्रति हजार। यदि हम और मग्न तट अत्यंत छिछला होना चाहिए, जैसा आप यहाँ पे मरे के अनुसार 65, ये इसी को हम कहते हैं मग्न तट अत्यंत छिछला। मग्न तट छिछला होना चाहिए। फिर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, महासागरों या महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में प्रवालों का विकास संभव नहीं, क्योंकि वहां पे ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। तो यहाँ पे ये सारी बातें, इनका विकास निम्न ज्वार के नीचे, यहाँ पे निम्न ज्वार के नीचे, क्यों? अन्यथा सागरीय तरंगे इनका विनाश कर देती हैं। निम्न ज्वार के नीचे, अन्यथा सागरीय जो तरंगे हैं इनका विनाश कर देती हैं। तो अनुकूलन दशाओं में सबसे पहले कहाँ है? टेम्परेचर कितना, सैलिनिटी कितना, और निम्न ज्वार के नीचे। दिस इज सफिशिएंट। ओके, तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर करना है। अनुकूलन दशाएं बातें क्लियर हो गई हैं कि मरे के अनुसार इतना, टेम्परेचर इतना, सैलिनिटी इतना, निम्न ज्वार के नीचे। जल्दी से बताओ यस या नो। अब जैसे यदि हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि भारत में कोरल रीफ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका क्या जवाब आएगा? बताओ जल्दी से, सभी लोग जल्दी से बताओ। यदि हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि भारत में कोरल रीफ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका क्या जवाब आएगा? जल्दी से बताओ। चलें,
ये देखें, यदि हम और बातें करें, देखिए टाइप्स बात करेंगे, पैच रीफ होता है और ये सारी बात, पैच रीफ होता है, फ्रिंजिंग रीफ होता है, बैरियर रीफ है, एटॉल है, एटॉल के प्रकार हैं, ट्रू एटॉल, आइसलैंड एटॉल, एटॉल आइसलैंड, वो सब बहुत विस्तार हो जाएगा, उतना आपको पढ़ने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। देन अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं कोरल रीफ, भारत में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं या नहीं, बिल्कुल पाए जाते हैं। मन्नार की खाड़ी में हम मोटे तौर पे बात कर रहे हैं। कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं, कच्छ की खाड़ी में पाए जाते हैं। देन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। देन लक्षद्वीप में भी पाए जाते हैं। हालांकि लक्षद्वीप को कोरल द्वीप के नाम से भी जानते हैं, इसे कोरल आइसलैंड बोलते हैं क्योंकि लक्षद्वीप का निर्माण कोरल से हुआ है। हाँ, ये अलग बात है कि अधिकांश कोरल मृत हैं। मन्नार की खाड़ी एंड पाक, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाक खाड़ी, ठीक है। तो भारत में इन जगहों पे आपका जवाब होगा कि भारत में मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन जगहों में ये पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको याद रखना है। और ये सेशन जो हमने आपके साथ आज के सेशन में लिया कि आखिर में कैसे कैसे चीज़ों को आपको समझना है, भारत में कहाँ पाई जाती हैं। जैसे एक क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको एक क्वेश्चंस कराऊंगा, उस क्वेश्चंस के माध्यम से थोड़ा समझ लेना है। जैसे आपके एग्जाम में आए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चंस आपके सामने दे रहा हूँ, एक क्वेश्चंस दे रहा हूँ, क्वेश्चन लंबा होगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ये आपको विचार करते रहना है। कथन नंबर 1, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई की धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई की धारा, बहुत ध्यान से बेटा क्वेश्चन लगाना है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई की धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा एक शीत धारा है, एक ठंडी जल धारा, कोल्ड, एक शीत धारा है, कोल्ड धारा है। मैं आपको 5 स्टेटमेंट दूंगा, थोड़ा सा क्वेश्चन ये लॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट है केनी की धारा, केनी की धारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धारा है, महासागर की धारा है, महासागर की धारा है। तीसरा स्टेटमेंट नंबर 3, स्टेटमेंट नंबर 3 में अगुलहास की धारा, अगुलहास की धारा, अगुलहास की धारा अटलांटिक प्रशांत महासागर की धारा है, प्रशांत महासागर की धारा है, महासागर की धारा है, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 4 ध्यान से समझना है, अगुलहास की धारा प्रशांत महासागर की धारा है। नेक्स्ट आयोसियो की धारा, या ऐसा कर लेते हैं, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, रेनले की धारा, रेनले की धारा प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है, उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा है, महासागर की धारा है, महासागर की धारा है। और स्टेटमेंट नंबर 5 सुषमा की धारा, सुषमा की धारा हिंद महासागर की धारा है, धारा है। कौन सा ऑप्शन सही है आपके सामने? 4 विकल्प हैं, चलें 1, 3, 5, ऑप्शन नंबर बी 2, 4, 5, ऑप्शन नंबर 2, 3, 4, नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। कौन सी धारा है? सभी लोग कौन? ये क्या है आपके एग्जाम में? अब आपको लग रहा है क्वेश्चन तो बहुत कठिन है, देखिए अब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए क्योंकि आपने तो पढ़ लिया है। क्वेश्चंस को समझिए। पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई की धारा, याद करिए हमने जब ऑस्ट्रेलिया बनाया था तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया ये है तो ऐसे आपने दिखाया था। तो निम्न से उच्च है तो गर्म है या ठंडी? नहीं, ये तो गर्म जल धारा है। स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग। केनी की धारा, केनी की धारा अब दक्षिणी है? नहीं, उत्तरी है। रॉन्ग। क्यों? उत्तरी विस्वती धारा जब कैरिबियन द्वीप से टकराती है तो जो मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है उसे केनी की धारा कहते हैं। तो ये क्या है? गर्म जल धारा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगुलहास की धारा आपने देखा कि जब मोजाम्बिक की धारा और मेडागास्कर की धारा मिलती है तो अगुलहास की धारा कहलाती है, जो कि हिंद महासागर की धारा है, तो गलत है। फिर यहाँ पे गलत है। फिर रेनले की धारा उत्तरी, रेनले की धारा आप याद करिए नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जब ब्रिटिश द्वीप से टकराती है तो 3 भागों में, एक यहाँ पे स्वेज सागर में जिसे नार्वे की धारा, एक ग्रीनलैंड के नीचे जिसे हम इरविंगर की धारा, एक विस्की की खाड़ी में जिसे रेनले की धारा कहते हैं। तो ये है रेनले की धारा उत्तरी प्रशांत नहीं, उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है।
ये भी गलत है। सुषमा की धारा ये एक हिंद महासागर की धारा है, आपका जवाब होगा नहीं, उत्तरी प्रशांत महासागर की धारा, ये भी गलत है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आपका जवाब होगा डी, नॉन ऑफ दीज। तो चलते हैं, आज की क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं, इसके आगे की क्लासेस हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो हम लोग मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, एक नए अंदाज में और एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।